हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल और आगामी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज। और चलिए तो देखते हैं पाषाण काल। ये प्राचीन इतिहास है भारत का। और देखिए दोस्तों, इसको पढ़ते हैं हम लोग। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु उनके अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। जब से लिखित विवरण मिले हैं वह ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहास के अंतर्गत प्राचीन पाषाणकालीन सभ्यता, आद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, ताम्र सभ्यता आती है, जबकि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के ऐतिहासिक काल का प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में बांटा गया। कितने मुख्य चरण में? 3। यह है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को 3 कालों में विभाजित किया गया है। पहला पूर्व पाषाण काल, क्रोड उपकरण, हस्त कुठार, खड़ग एवं विदारणी। और दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, फलक उपकरण। तीसरा उच्च पाषाण काल, दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी, अब जो पाकिस्तान में है, से चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरै एवं अतिरमपक्कम से हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर, स्क्रैपर आदि हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। उनके मित्र विलियम किंग ने अतिरपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पूर्व पूरा पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्ट्ज पत्थरों से किया गया है। पूरा पाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। पूरा पाषाणकालीन मानव जो था वह पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर करते थे तथा उनका भोजन मांस व कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867-68 ईस्वी में जब आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र रॉक पेंटिंग खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। गुजरात स्थित
लंघनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग देख सकते हैं कि गुजरात स्थित लंघनाज। यहाँ से लघु पाषाणोपकरण के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान व कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। मध्य पाषाणकालीन महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी व प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी की एवं सींग निर्मित उपकरण और आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जयनारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सराय, नाहर राय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी व मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल मिलाकर 51 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। यहाँ की कब्रें समाधियाँ आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। कब्रें छिछली एवं अंडाकार थी। बिंद क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में हैं तथा अधिकांश शत विक्षत अवस्था में हैं। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन और लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद तथा बागौर जिला भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके, मछली पकड़कर, खाद्य वस्तुओं का संग्रह करके पेट भरते थे। मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 243 को क्रमांक दिया गया है। इनमें से 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुई है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। ये भी स्टार लगा हुआ है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित। यहाँ के 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है कि चीन के यांगत्से नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया। बाजरा 5500 ईसा पूर्व चीन में, सोरघम 5000 ईसा पूर्व पूर्वी अफ्रीका में, राई 5000 ईसा पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया में तथा जई 2300 ईसा पूर्व में यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ। गर्त आवास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए। इस पुरातन स्थल की खोज
1935 में टी डेरा एवं पीटरसन ने की थी। गुफकराल गुफकराल कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल है। गुफकराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ से लोग कृषि और पशुपालन का कार्य करते थे। चिराद बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सिंहों से निर्मित है। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। नवपाषाण कालीन पुरास्थल के राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित सगन कल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुआ। पिकलीहल उतनूर आदि स्थानों से भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। धातुओं में सबसे पहले तांबे का उपयोग हुआ। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक सांस्कृतिक कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। ताम्रपाषाणिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में पाई गई है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है। ये है अहाड़, बालाथल, बागौर, उजियाना एवं गिलुंद। ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबा वाली जगह है। गिलुंद, बालाथल, उजियाना में घरों को चारदीवारी से घेरा गया है। अहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी हैं। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। अहाड़ संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि जहाँ दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप के मृतभांड बने हैं, वहीं यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफ़ेद रंग के से चित्रकारी की गई कृष्ण लोहित मृतभांड परंपरा विशिष्ट रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरण, नवदा टोली प्रमुख स्थल है। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है जो खरगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन एच.डी. सांगलिया ने कराया था। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृतभांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामिति आरेख उत्कीर्ण है। कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, इसके मृतभांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, जो अत्यंत छोटी छोटी हैं। मालवा संस्कृति अपनी मृतभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कायथा और एरण की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल हैं अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक। ये पुरास्थल जोरवे संस्कृति के हैं। अब तक ज्ञात 200 जोरवे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा है। यह लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते थे। नेवासा जोरवे संस्कृति स्थल से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। टोटीदार पात्र परंपरा जोरवे संस्कृति की विशेष पहचान है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणिक कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनामगांव आदि पुरास्थलों में मृतकों की अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनामगांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। पश्चात
की अवस्था 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं और एक वृत्ताकार। इनाम गांव में 130 से अधिक घर और कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद और खाई में से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था। यहीं से अन्नागार भी मिला है। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चीरात के अलावा पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के पांडुराजा डीभी और बीरभूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रकालीन स्थल है। कुछ अन्य पुरास्थल जहाँ खुदाई हुई है वे बिहार के सेनुवार, सोनपुर और ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के खैराडीह और नरहन। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, ओड़ीदार तस्तरियाँ और ओड़ीदार कटोरे बनाते थे। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे। हिरण का शिकार भी करते थे। यहाँ से ऊँट के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुख्य अनाज गेहूँ और चावल के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निस्संदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके और गुटकाएँ भी बनाते थे। वे लोग कताई बुनाई जानते थे, क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियाँ भी मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई से बने धागे भी मिले हैं। इनाम गांव में कुम्भकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौनों की मिट्टी की मूर्ति, टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा की प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मृत्तिकाएँ यह सूचित करती हैं कि वृषभ साण धार्मिक पंथ का प्रतीक था। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में समान तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत के पूर्व पश्चिम की दिशा में पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण समाधान एक्सीडेंटल बरियल प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान फ्रैक्शनल बरियल चलता था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार, हथियार एवं 102 चांदी के पतले पत्थर हैं। कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। इसी स्थान में स्टेटाइट और कार्नेल जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खैत्री ताम्र पट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र में तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगनकल्लू, मस्की, हल्लूर आदि से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला है। सर्वप्रथम भारत में 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। कई बार पूछा है। 1871 ईस्वी में पुरातत्व स्थल सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया है। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया। चलिए अब प्रश्न कोश देखते हैं। और
पहला है प्रश्न, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक, क्या थे? तो भूवैज्ञानिक, पुरातत्वविद, वनस्पत शास्त्री, इतिहासकार। तो ये भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। तो इंसाइक्लोपीडिया, इसका वो देख लेते हैं हम लोग कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। अतः इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? ये पुरातत्वविद और भूवैज्ञानिक दोनों थे। दूसरा क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। तो किसने किया था? तो इसका थॉमसन ने किया था। इसका उत्तर का वो देखते हैं, पीसीएस 2010 में आया है। और इसका व्याख्या देखते हैं कि डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया। तीसरा क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में आप लोग देखें कि मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश और बागोड़ भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। अब देखते हैं अगला चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, मध्य पाषाण काल पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। तो दोस्तों इसमें देखिए, राजस्थान भीलवाड़ा में और आदमगढ़ में मध्य प्रदेश में। तो इसमें चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है? आदमगढ़, सी। तो आप देख सकते हैं 2008 में पूछा है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं तो किस स्थल से? तो पहला है चोपनी मांडो से, काकोरिया से, महदहा से, सराय नाहर राय से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका आंसर पढ़ते हैं कि मध्य पाषाण कालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से में स्थित से बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। तथा जी.आर. शर्मा महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ कहाँ से हुए हैं? तो सराय नाहर राय और महदहा से। अगला है, एक ही कब्र में 3 कंकाल निकले। तो कहाँ से निकले? तो दमदमा से निकले। पहला ऑप्शन है सराय नाहर राय से, दमदमा से, महदहा से, लंघननाथ से। तो 2016 प्री में पूछा गया है, एक ही कब्र से 300 कहाँ से निकले? मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय और महदहा एवं दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान हैं और एक समाधान में 3 कंकाल युग्म कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। 8वां क्वेश्चन क्या है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई, कब प्रारंभ हुई? तो ये नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई। खाद्यान्नों में भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियाँ पहला ऑप्शन, दूसरा शिवालिक पहाड़ियाँ, तीसरा नल्लमाला पहाड़ियाँ एवं चौथा नर्मदा घाटी।
तो आइए इसका देखते हैं। उत्तराखंड पीसीएस 2006 में आया है। इसका ऑप्शन डी जो है वो क्या है, सही है, नर्मदा घाटी में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा होशंगाबाद नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है गंगा नदी, यमुना घाटी, नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है नर्मदा घाटी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। तो दोस्तों जौ जो है मानव के द्वारा सबसे पहले उपयुक्त में लाया गया था। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है। जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई और जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर और ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास की गेहूं भी उगाए जाने लगा। अब आगे देखते हैं। बारह नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कोल्डिहवा से, लहुरा देव से, मेहरगढ़ से या टोकवा से। तो दोस्तों टोकवा से लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय महाद्वीप में प्राचीनतम साक्ष्य वाला उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर की स्थित लहुरा देव, यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव के विकल्प में न रहने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति होगा। दोस्तों अब आज के लिए इतना, कल से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।